हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग सुन रहे हैं स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र मुन्नू की माई। इसका एक भाग हम प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं इसका दूसरा भाग। दो भागों में हम ये रेखा चित्र पूरा करेंगे। एक भाग में करने से ये काफ़ी विस्तृत हो जाता और सुनने में ऊब लगती, तो इसको हमने दो भागों में किया है। अब आगे का भाग हम देखते हैं। महादेवी वर्मा जी का लिखा मुन्नू की माई रेखा चित्र एक गरीब ग्रामीण महिला का परिचय देता है, जो कि जरायम पेशा गांव की एक बहुत ही प्यारी बधू है, जो एक निकम्मे और नाकारा पति, निठल्ला पति, जो कोई काम नहीं करता, पत्नी के ही आश्रित रहता है, उस तरह के पति को भी वह और ससुर को भी वह सेवा करता है। जैसे बहुत ही अच्छी पुत्र वधू पाकर वह बूढ़ा भी खुश हो जाता है। हमने अभी तक देखा कि बुटिया नामक एक गांव की महिला, जिसको बूटा भी कहते हैं, उसके ससुराल से लेकर बचपन का वर्णन महादेवी वर्मा जी कर रही। तो बचपन के वर्णन में हम पहुँचते हैं कि किस प्रकार अपनी माँ से अनाथ पुत्री, जिसका पालन पोषण उसके पिता ही करते हैं, किस तरह से वह बचपन में ही बड़ी हो जाती है और 6 वर्ष की अवस्था में ही वह घर गृहस्थी का सारा काम समाप्त कर लेती है। तो देखते हैं हम आगे का भाग। तो बूटा का पिता तो मानो 7वें आसमान पर था। उसकी बुटिया घर गृहस्थी संभालने योग्य हो गई। इससे गर्व की बात और क्या हो सकती थी। जब वह कथा बाँचने जाता तो लंबे लंबे डगों से पीछे न चलने के लिए अपने नन्हे नन्हे कदमों से वह जल्दी जल्दी दौड़ती और बाप का साथ देती। श्रोता के घर पहुंचकर वह कथा के लिए आवश्यक वस्तुएं ला ला कर पिताजी के सामने रख देती और जब तक कथा समाप्त न होती कोने में अचल मूर्ति की तरह बैठी रहती। अब वह पहले के समान ऊँघती नहीं, वरन पिता के अगाध पांडित्य पर पुलकित और विस्मित होती। बड़े मनोयोग के साथ कथा सुनती और कौन सा पात्र बन जाता है उसके लिए अच्छा, वह यह सोचती कि मैं इसमें से कौन सा पात्र बन जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छी रहूंगी। लौटते समय बाप सत्यनारायण की कथा की पोथी और पंचामृत का पात्र थामता और बेटी पिछौरी में बंधे नारियल, सुपारी, पंजीरी आदि की गठरी सिर पर रख लेती। मार्ग में वह लीलावती कलावती के संबंध में इतने प्रश्न करती चलती कि कथावाचक बेटी की बुद्धि पर विस्मित हुए बिना न रहता। पर इस विस्मय के बीच बीच में खेद की एक छाया भी जाग जाती थी। यदि बुटिया पुत्र होती तो वह उसे संसार का सबसे श्रेष्ठ कथावाचक बना देता, पर बेटी के रूप में तो वह पराई धरोहर ही है। अच्छे घर पहुंच जाए यही बड़ा भाग्य है। पराई धरोहर लौटाने से पहले ही कथावाचक के लिए ऐसा बुलावा आया जिससे अस्वीकार करने की क्षमता किसी में नहीं। वह ज्वर से पीड़ित था। तभी उसका एक ऐसा गुरु भाई आ पहुंचा, जिसका परिचय गोस्वामी जी के शब्दों में नारी मुड़ाए सब संपत्ति नासी, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी ही हो सकता है। अन्य संबंधियों के अभाव में इसी भ्रमणशील गुरु भाई को कन्या का भार सौंपकर कथावाचक अन्य लोक में जीवन की कथा सुनाने के लिए विदा हो गया। 9 वर्ष की बूटा समझदार होने पर भी मृत्यु जीवन के संबंध में बहुत कम जानती थी। घर में और कोई रोने पीटने वाला ना होने के कारण उसके पिता की महानिद्रा को साधारण नींद ही उसने समझा। इसी से उसे खेलने के लिए दूसरे घर भेजना सहज हो गया। लौटने पर सूना घर देख जब उसने रोना धोना आरंभ किया, तब नए काका का आश्वासन भरा कंठ भी उसे चुप न करा सका। उसका पिता डोली में बैठकर वैद्य जी के पास गया है। इस कथन पर उसे विश्वास भी था और संदेह भी। कई गांवों के अंतर पर पिता के एक परिचित वैद्य रहते थे। इसी से यह कहानी कुछ असंभव नहीं लगती थी, पर उसके पिता उसे छोड़कर कभी कहीं नहीं गए। इस विचार से कि आकस्मिक गमन उसको संदिग्ध बना देता, अंत में वह सब कुछ जान ही गई और अपने एकाकी जीवन के एकमात्र संगी पिता को अच्छी तरह रोकर और भूल कर उसने नए काका की सेवा का भार संभाल लिया। स्वभाव से वह इतना कठोर और व्यवहार से इतना सहानुभूति शून्य था कि उसके पिता का अभाव भर लेना संभव न हो सका। पर बूटा समझदार थी। अपने व्यवहार से उसने यह नहीं प्रकट होने दिया कि वह अपने पिता को याद करती है। भ्रमण प्रेमी नए काका ने जब पुराना कच्चा घर बेचकर दूर देश चलने का प्रस्ताव किया, तब बालिका ने बड़े कष्ट से आंसू पीकर अपनी सम्मति प्रकट की। पिता की स्मृति से बसे हुए घर से उसे कभी नहीं जाना पड़ा। वह अकेली है। वह सदा के समान पिता की सालिग्राम की बेटिया को स्नान करा के डिबिया में रख देती। सत्यनारायण की पोथी को नित्य आंचल से झाड़ पोंछ कर चिर परिचित लाल दुर्जनी में बांधकर खूंटी पर लटका देती। उसके बैठने के स्थान को गोबर से लीपने के उपरांत कुसा का आसन बिछाकर पिता के बैठने की कल्पना करती। फिर अंतिम समय में पिता
बुटिया को सौंपकर, जिस पर अपने अटूट विश्वास का प्रमाण दे गया था, उसकी इच्छा के विरुद्ध चलना पिता का अपमान होगा। इसी से एक दिन पुरानी ओढ़नी में पिताजी का पोथी पत्तरा, अपने बचपन के खिलौने और एक दो बर्तन बांधकर वह नए काका के साथ पैर बढ़ाती हुई परिचित गांव को छोड़ आई। उसका घर किसी महाजन ने खरीद लिया था, पर कितना रुपया मिला, उसका क्या हुआ, क्या उपयोग हुआ, यह नया काका ही जानता है। बंजारे के जैसा जीवन उसने क्या नहीं देखा, यही प्रश्न संभव है। क्या क्या देखना, ये बेकार होगा। इस भ्रमणशील क्रम में वह माघ मेले के अवसर पर प्रयाग पहुंचा और नाव में बैठकर अरैल घाट पर उतरा। लोग कहते हैं कि वह बालिका को बेचने की इच्छा से आया था, पर इस कथन में विशुद्ध सत्य का अंश कितना है, यह अनुमान और मिलावटी कितना है, यह कहना कठिन है। मेले के दिनों में घाट पर 2 पैसा फी आदमी के हिसाब से टैक्स लगता। काका के पास पैसे नहीं निकले, इसी से वह इधर उधर करने लगा। संभवतः उसकी घबराहट और उसके पीछे अनिच्छा से आने वाली बालिका की सभीद मुद्रा देख घाट वाला पूछ बैठा, इसे कहाँ से उठा लाए? अब इसे चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जाए या कुछ और, पर यह सत्य है कि काका बूटा को वहीं छोड़ दुकान में रुपया भंजाने गया, सो आज तक नहीं लौटा। अभागी बालिका प्रतीक्षा करते करते थककर अपनी गठरी सिर पर रख आर्त क्रंदन करने लगी। तब तो घाट वालों को विशेष चिंता हुई। कायदे कानून के घेरे में 50 चक्कर लगाकर बूटा का वापस नहीं आया। अभागी बालिका प्रतीक्षा करते करते अपनी गठरी सिर पर रख आर्त क्रंदन करने लगी तो घाट वालों को विशेष चिंता हुई। कायदे कानून के घेरे में 50 चक्कर लगाकर जब उन्होंने अपने कर्तव्य का भार उतारने के लिए एक ब्राह्मण परिवार खोज लिया, तब से उस बालिका की खोज खबर लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ी। इस नए घर में अपने पिता की पोथी पत्रा आलय में रखा और सालेग्राम को ब्राह्मण के ठाकुर जी की सभा का सदस्य बनाकर उसने सेवा का व्रत संभाला। बूढ़े ब्राह्मण की बेटियां ससुराल में थी और पुत्र वधू तथा बड़े पुत्र वधू बड़े पद ग्रहण करने के लिए आवश्यक विशेष योग्यता की परीक्षा दे रहे थे। इस अनाथ बालिका के आ जाने से उन सभी को निष्काम सेवक की प्राप्ति हो गई। वह निरीह भाव से घर के सभी काम अपने ऊपर ले रही थी। वृद्ध के पंचपात्र और आचमनी साफ करने से लेकर उनकी खड़ाऊ धोने तक का काम वही करती। ब्राह्मणी की पीठ मलने से लेकर उसकी खटिया कसने तक का अधिकार उसी को था। बहू की जुएं देखने से लेकर उनका सलीका सीने तक का काम वह जानती थी। लड़के की चिलम भरने से लेकर उसके चमरोधे जूते में तेल लगाना भी उसका कर्तव्य था। उसका स्वभाव सोना था, इसी से वह दुख की आंच में और अधिक निखर गई, राख और कोयला नहीं बनी। इसी बीच में हथई के बाप ने इस सलज्ज परिश्रमी और मितभाषी बालिका को देखा और अज्ञात कुलशील होने पर भी उससे कुलवधू का प्रस्ताव दे बैठा। ससुराल में हाड़ चाम के इन 2 पुतलों के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं था। इसी से एक चुनरी और कुछ कच्ची चूड़ियों के चढ़ावे पर ही वधू को संतोष कर लेना पड़ा। ब्राह्मणी का न जाने कब का रखा हुआ पुराना छीट का लहंगा है उसकी चुनरी का पूरक बना। इस तरह नए पुराने परिधान में सज्जित कच्ची कांच की चूड़ियों से अलंकृत और सिंदूर की 1 अंगुल मोटी मांग से प्रसादित वर वधू पन्नी और हरे कागज की मौरी का मुकुट लगाकर ससुर के अंधेरे कच्चे घर के द्वार पर आ खड़ी हुई। टूटी मकड़ियों से संपन्न चूहे छिपकली आदि से जनाकीर्ण घर में उसके स्वागत के लिए कोई नहीं था। पास पड़ोस की स्त्रियों ने परछन कर उसे फटी चटाई पर प्रतिष्ठित करा दिया और वधू धर्म की व्याख्याएं सुनाकर अपने अपने घर लौट गईं। उसकी धर्म माता पकवान से भरी लाड़ पिटारी साथ रखना नहीं भूली। उसे तो भूख ही नहीं थी, पर उन बेटों ने विवाह का प्रतिभोज उसी से संपन्न किया। थका हुआ हथई टिमटिमाते हुए दीपक के सामने कंपित अंधकार से भरे अंधेरे कोठरी में लेटकर खर्राटे भरने लगा और वहीं पैताने सिकुड़कर बूटा ने भी सवेरा कर दिया। हथई तो उठते ही मित्रों की खोज में चल गया और वृद्ध ने यमुना मैया की ओर जाते हुए खांस खांस कर वधू से कहा, दुल्हनिया अपन घर संभाल ले, हम तो जाई थे। दुल्हन ने घर ऊपर से नीचे तक देखा, झाड़ू संभाली और मकड़ी झिंगुरात पर जिहाद बोल दिया। वृद्ध जब तक कुछ चावल दाल लेकर लौटा तब तक वधू घर लीप पोत कर यमुना नहा आई। बहू ने बिना ढक्कन वाली बटलोई में खिचड़ी चढ़ाकर उसे फूटी फूल की थाली से ढक दिया और ससुर देहरी पर बैठकर उससे अपने अच्छे दिनों की कहानी सुनाने लगा। टूटी फूटी मटकियों में हाथ डाल डालकर वधू ने अमचूर का पता लगाया और नमक मिर्च के साथ उसे पीसकर चटनी प्रस्तुत की। गृहिणी की गंभीरता को घूंघट में सीमित कर उसने फटी चटाई का आसन बिछाकर और कई जगह लेटे
यमुना जल भरकर बाहर तंबाकू पीते हुए ससुर को कुंडी खनकाकर बुलाया। पकवान और गुड़ के सेव दाने में रखकर और फूटी थाली में खिचड़ी परोसकर जब वह उन दोनों को खिलाने बैठी, तब उसके हृदय में अज्ञातनामा ममता उमड़ आई। बिन घर ने घरभूत कडेरा का जितना सजीव उदाहरण वह अपने घर में पा चुकी थी, अन्यत्र मिलना कठिन था। इसी से उन दोनों विचित्र आत्माओं की चिंता करते करते वह 13 वर्ष की बालिका 23 वर्ष की युवती हो गई, नववधू से माता बन गई। पर स्वयं उसकी चिंता करने का प्रश्न अभी तक किसी के मन में नहीं उठा। वही खंडहर में संयोग से मेरा परिचय हो गया उससे। वह परिचय दिन प्रतिदिन और अधिक गहरा हो गया। पहले पहले मैंने मुन्नू की माई को प्रदर्शनी दिखाने के लिए बुला भेजा। सज्जी से साफ की हुई पुरानी धोती में सजी हुई माँ और नग्नता का दोष मिटाने के लिए दादा का फटा अंगोछा पहने बेटा जब दोनों मेरे कमरे के सामने पहुँचे तो उन्होंने उसी को नुमाइश समझकर मूर्तियों को दंडवत प्रणाम किया। संध्या समय जब वे भक्तिन के संरक्षण में प्रदर्शनी देखने पहुंचे, तब तो उन सौंदर्य की हाट में बेहोश होते होते बचे। तब से मुन्नू की माई हम तो आज नहरी जाप कहकर प्रायः यहाँ चली आती। मेरा घर उसका एकमात्र नैहर है, यह सोचकर मन व्यथित होने लगता। अन्न का संकट आरंभ होते ही आजीविका का प्रश्न अधिक उग्र हो उठा। अथई को बहुत कह सुनकर किले में काम करने भेजा, पर वहाँ टिक न सका। एक तो उसके स्वभाव और काम में 36 का संबंध है, दूसरे अपने कमाए हुए पैसे का वह एक ही उपयोग जानता है। अंत में बहुत संकोच के साथ मुन्नू की माई ने स्कूल में कोई काम देने की बात कही। उन्होंने जीवन भर उसे मैं अपने पास जीवन भर रखकर बहुत प्रसन्न होती। ये बार बार कहने पर कि मुन्नू की माई बिना काम के यहाँ आने के लिए राजी नहीं हुई। तब निरुपाय होकर उसके लिए एक काम मैंने खोजा, पर विश्राम तो उसके लिए अपराध था। वह नित्य बैलगाड़ी में बैठकर जाती और लड़कियों को घर के भीतर से बुलाकर गाड़ी पर ही लौट आती। शेष समय में वह किसी गाड़ीवान की मिर्जई सी थी, किसी दाई की कथरी बनाती और काम न होने पर मेरे घर के कोने की सफाई में लगी रहती। मुन्नू खाकर और नया कुर्ता पजामा पहनकर कभी आ ई लिखता, कभी कुत्ते बिल्ली से खेलता और कभी मेरे ऑफिस के दरवाजे पर बैठा रहता। रात को दोनों माँ बेटे जमीन पर दरी बिछाकर मेरे तख्त के पास ही सोते। बहुत कहने सुनने पर भी मुन्नू की माई ने धरती सोने का अभ्यास छोड़ना स्वीकार नहीं किया। मैंने सोचा था कि उनके परिश्रम के दिन बीत गए, पर यह अनुमान सत्य न हो सका। एक दिन भवों तक घूंघट खींच संकोच के साथ मुन्नू की माई ने कहा, वह अरैल जाना चाहती है। बूढ़ा 2 दिन तक खाना नहीं खाता, उसका बेटा कई कई दिन गायब रहता है। 8-10 दिन में एक दिन के लिए दे खाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उसके न रहने से वहाँ की व्यवस्था ही नहीं चल सकती। उसके कथन से सत्य का मैंने अनुभव किया और उसे भेजने का प्रबंध। इस बार मैं अधिक समय तक अरैल जाने की सुविधा न कर सकी। जब गई तो माघ मेले की तैयारियां हो रही थी। मुन्नू की माई को घर में ना देख मैंने पूछताछ की। पता चला वह संगम के उस पार मजदूरी के लिए जाती है। वहाँ माघ मेले के लिए जमीन बराबर की जा रही है। बहुत से व्यक्ति काम में लगे हैं, वे भी टोकरी भर भर के मिट्टी ढोती। बीच में 1 घंटे के लिए छुट्टी मिलती है अवश्य। फिर हाईवे कैसे? नाव वाला इस पार के लिए 2 पैसे लेता है। सवेरे सांझ आने जाने में ही 1 रुपया खर्च हो जाता है। बमनी ठहरी, रोटी बांधे बांधे नहीं फिर सकती। मल्लाह मजदूर आदि के बीच में छुआछूत से जाना बचना भी कठिन है। वे ब्राह्मण होकर मिट्टी ढोए, यह उसके सजातियों को पसंद था, न उसके घर वालों को। पर इस संबंध में उसने कोई तर्क नहीं सुना। उसकी भूख प्यास का संबंध केवल उससे है। इसी से उसने न रोटी ले जाने का हट किया, न बीच में आने का फिजूल खर्ची स्वीकार की। पर उसके परिश्रम के परिणाम पर अनेक व्यक्तियों का जीवन निर्भर है। अतः इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार वह स्वयं दूसरों को नहीं दे सकती। परिश्रम के तप में पली यह नारी यदि भिक्षाजीवी ब्राह्मणत्व से मिट्टी ढोने को अच्छा समझती है तो यह उसकी व्यक्तिगत व्यवस्था है। किंतु लीक चलने वाला समाज यदि ऐसे आडंबरों को निरंकुश बहने दे तो उसकी एक लीक भी न बचे। इसी से मजदूरीन ब्राह्मण वधु ब्रह्म तेज संपन्न भिक्षुक समाज की आँख की किरकिरी हो गई। संध्या समय लटों से पांव तक नखों तक धूल धूसरित मुन्नू की माई घर लौटी, दिया जलाकर पानी भरने लगी। अदहन में दाल छोड़ने के उपरांत मुझे नमस्कार करनी आई। इस व्यवस्था से मुन्नू बेचारा बड़े कष्ट में पड़ गया, क्योंकि उसे धूल मिट्टी से बचाने और खाने पीने की सुविधा देने के लिए माँ घर पर ही छोड़ जाती। रोटी कभी वह रात की को ही बनाकर रख देती, कभी 5 बजे सवेरे। बाबा या पिता के साथ खाने पीने का कार्यक्रम समाप्त हो जाने पर वह दिन भर क्या करे, यह समस्या सुलझाना कठिन था। कभी वह बाबा के साथ यमुना किनारे चला जाता, कभी निठल्ले बालकों में खेलता और कभी अपने पीपल के नीचे बैठकर आंखें मिचमिचाता हुआ पार की भीड़ में अपनी माँ को पहचानने का निष्फल प्रयास करता।
उस पार पहुंचकर सब उसे कीड़े की तरह रेंगते हुए नजर आते। तब उसकी दुबली पतली और सबसे नाटी माँ का क्या हाल होगा, यह विचार उसके हृदय को मत डालता। संतोष इतना ही था कि इस पार पहुंचते पहुंचते उसकी माँ वही मुस्कुराती हुई माँ बन जाती। वे सब पार जाकर इतने छोटे क्यों हो जाते हैं, इस प्रश्न को वह सबसे दीर्घ काल तक ठाकुर दादा से लेकर सबसे छोटे ननकू तक से पूछ चुका था, पर किसी ने उसकी जिज्ञासा का महत्व नहीं समझा। जब मैं कभी अरैल पहुंच जाती तब उसका सारा समय मेरे साथ बीतता था। वह बहुत ही अच्छा बालक था, मेधावी छात्र था। उसका प्रत्येक वस्तु को देखने और उसके संबंध में मत देने का ढंग अन्य बालकों से भिन्न था। एक बार रात के समय यमुना के पुल पर रेल को जाते देख वह पुकार उठा, गुरुजी गुरुजी, दीवारी भगी जात है। तब मुझे आश्चर्य हुआ। विशेष पूछने पर उसने बड़े जानकार के समान सिर हिलाकर कहा, वह रेलिया बाटे गुरुजी, अंधियारे में दिया बारे भगी जात है। रात में अंधकार में पुल पार करने वाली ट्रेन का वाह्याकार अंधेरे में मिल जाता है और भागते हुए दीपों की पांति जैसी दिखाई पड़ती है। पर इस कवित्वमय सत्य को मुन्नू के मुख से सुनकर किसे आश्चर्य न होगा। संगीत के भी उसे विशेष लगाव है, जहाँ तहाँ सुने हुए भजन वह कंठस्थ कर ही लेता है। संकोच के मारे मेरे सामने वह बार बार अपनी समस्त विद्या प्रकट नहीं करता, बार बार आरंभ करके और बार बार रुक कर वह पराजय की स्वीकारोक्ति के समान कहता है, कहा जाए है कहने गुरु जी के सामने सबे विसर्जात है। इन सब बालकों को निरुद्देश्य धूप में भटकते और स्त्रियों को अकारण लड़ते देख मेरे मन में एक ऐसी पाठशाला खोलने की इच्छा हुई जिसमें स्त्रियां अवकाश के समय कातना बुनना सीखें, बच्चों को पढ़ा सकें और बूढ़े समाचार पत्र सुन सकें। वैसे अरैल में इस प्रकार की पाठशाला के संबंध में मतभेद हो सकता है, परंतु मेरे मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हुआ। थोड़े ही दिन में जब चरखे करघे पुस्तकें आदि आवश्यक उपकरण एकत्र हो गए तब वह नियमित रूप से रह सकने वाली एक शिक्षिका की भी व्यवस्था हो गई, क्योंकि मैं तो सप्ताह में 1-2 दिन ही वहाँ रह सकती थी। पर यह समस्या भी सुलझ गई। भक्तिन जब बुढ़ापे के कारण कुछ शिथिल होने लगी तब मैंने उसका असिस्टेंट बनाकर अनुरूप को रख लिया। उस अहीर किशोर का अक्षर ज्ञान और पढ़ने की इच्छा देख उसको पढ़ाना भी आवश्यक हो गया। जब वह सम्मेलन की प्रथम परीक्षा तक पहुँच चुका था उसे भक्तिन की सहायता से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य सौंपना उचित जान पड़ा। इसी से उसको पढ़ाने की शिक्षा देकर अपनी विचित्र पाठशाला में रखने का प्रबंध किया। कताई बुनाई जानने वाली एक वृद्धा भी वहाँ रहने को प्रस्तुत हो गई, परंतु करघा चरखा आदि मेरे बिना दरवाजे की चौपाल में नहीं रखे जा सकते। बस्ती के सब घर ऐसे ही थे जो उनके परिवार के लिए ही छोटे थे। नए घर और नई जमीन का प्रबंध मेरी शक्ति से बाहर था। तब मुझे वहाँ सूना पड़ा पक्का घर याद आया, जिसका पिछला खंड कच्चा होने के कारण हर बरसात में रहता। गृह स्वामी के संबंध में ज्ञात हुआ कि वे 22 वर्ष से उस ओर आने का अवकाश नहीं कर सके। माघ के महीने में 2-4 दिन के लिए जब उनके यहाँ से 2-4 व्यक्ति आ जाते हैं तब जाले से ढके झरोखे से निकलता हुआ कंडों का धुआं उस परित्यक्त खंडहर का दीर्घ निश्वास जैसा दिखाई पड़ता। शेष समय वह प्रेत जैसी निस्पंदन और भीषण रहस्यमयता लिए खड़ा रहता। जिन पंडा महोदय के पास इस शून्य की कुंजी थी वे बेचारे भी प्रस्ताव पर प्रफुल्ल हो उठे और धूल में खेलने वाले भावी विद्यार्थी भी उस कठिन दीवार से चिपक कर उसको अपना कहने लगे। जब पंडा जी से पता चला कि इस रहस्यमय घर का स्वामी नई गढ़ी के ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी हैं, तब सफाई के लिए मजदूर लगाकर मैंने उन्हें इस संबंध में लिखा। उनकी स्वीकृति के संबंध मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी। इसी से जब उनकी दृष्टि में मेरी उपयोगितावाद का विशेष महत्व नहीं ठहरा तो मुझे विस्मय से अधिक ग्लानि हुई। आज तो मेरा लोक ज्ञान बहुत विस्तार पा चुका है। बड़े कलाकार की तो ये बात ही क्या, जो एक भी तुक मिल सकता है या एक छोटी घटना की भी कल्पना कर सकता हो। मैं उस उपयोगिता की चर्चा नहीं करती। कलाकार यदि मेरे तरह घूरे को लिपटा घूमे तो वह अमर होने का उद्योग कब करे। अतः मैंने चरखे एक गाँव भेज दिए, करघा दूसरे को दे डाला, वृद्धा को दूसरे काम में लगा दिया और अनुरूप को साक्षरता के प्रसार में शिक्षक बनाकर अपना वचन पूरा किया। अब भी मैं अरैल जाती हूँ और चौपाल में बैठकर मुन्नू का गीत और उसकी माई की कथा सुनती हूँ। वह पक्की इमारत गर्व से सिर उठाए अधिकार की शून्यता की घोषणा करती है और उसका कच्चा खंडहर विरक्त भाव से सुनता रहता है। उसके किसी कोने से बाहर आकर कोई बालक कहता है, बहुत दिनन में दिखानी माई जी, और कोई पूछता है, हमारी स्कूलिया कब खुली माई।
उत्तर में मेरा सारा आक्रोश पुकारना चाहता है, अरे ये भागे, तुम्हारा गांव जरायम पेशा है। तुम्हारे बाप दादा ने अपना जीवन नष्ट करके इसके लिए यह ख्याति कमाई है। तुम जुआ खेलो, चोरी सीखो, पर भले आदमियों के अधिकार में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस न करो। पर धूल भरी बरनियों से घिरी हुई और मलिन पलकों में जड़ी हुई तरल आंखों की चकित सभी दृष्टि मेरा कंठ रुंध देती हैं। तब मैं बिना किसी की ओर देखे नाव की ओर पैर बढ़ा देती हूँ। इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा रेखा चित्र मुन्नू की माई, जो एक गरीब ब्राह्मणी बालिका से एक पुत्र मुन्नू की माई तक का सफ़र बड़े कष्टमय ढंग से पार करती है। और जरायम पेशा गांव अरेल के बारे में भी महादेवी वर्मा जी ने उल्लेख किया है। तो इसके बाद अगले भाग में हम देखेंगे अगला रेखा चित्र। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। पुनः मिलेंगे नए रेखा चित्र के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।